हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ये शेयर मार्केट में कैसे पैसे इन्वेस्ट करें और वेल्थ ग्रो करें, उसको बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत काम आएगा, अगर आपको कंफ्यूजन रहता है कि मैं कौन सा बैंक का शेयर खरीदूं, आईसीआईसीआई बैंक खरीदूं, एसबीआई खरीदूं, या फिर मैं इंडस्ट्रियल बैंक खरीदूं, या फिर मैं कोई छोटा बैंक खरीदूं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, तो क्योंकि ये कम प्राइस का होता है तो इसके पैसे ज्यादा जल्दी डबल हो जाएंगे, या फिर मैं देश का सबसे बड़ा बैंक खरीदूं एचडीएफसी बैंक। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअली मैं बताने की कोशिश करूंगा कि बैंकिंग शेयर में किस तरह से वो रेवेन्यू ग्रोथ होती है और कौन सा बैंक हमें क्यों लेना चाहिए, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी, मेरे हिसाब से तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मुझे कौन सा बैंक खरीदना चाहिए। तो सबसे पहला जो आपको देखना चाहिए कोई भी बैंक खरीदते समय, वो होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो देश का सबसे बड़ा बैंक जो एचडीएफसी बैंक है, उसकी मार्केट कैप है 8.2 लाख सीआर, अप्रोक्स 8.2 लाख सीआर, 8,20,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप से एचडीएफसी बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एसबीआई है लार्जेस्ट पीएसयू बैंक, जिसकी मार्केट कैप है 3.3 लाख सीआर। तो अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक की जो मार्केट कैप है वो 2.5 गुना है जो एसबीआई की। और अगर आप फोर्ब्स का जो सर्वे आया था, वर्ल्ड बेस्ट बैंक का सर्वे आया था, सेकंड अगर पॉइंट देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक बेस्ट बैंक का जो सर्वे आया था उसमें कंज्यूमर्स ने एचडीएफसी बैंक को नंबर 1 बताया था। तो फोर्ब्स ने जब सर्वे किया था तो ये उससे हुआ था, सर्वे का रिजल्ट ये आया था कि एचडीएफसी बैंक से सबसे ज्यादा जो कस्टमर्स है वो हैप्पी है उसकी सर्विस से। उसकी जो नेट बैंकिंग की सर्विस है, हो सकता है थोड़ी बहुत डिप हो जाती है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें तो उसकी जो ओवरऑल जो सर्विस है, उसका जो नेटवर्क है, उससे मोस्टली कस्टमर्स हैप्पी हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि आपके जो पैसे हैं वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ग्रो हो जाए। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ग्रो हो जाए तो अगर अपन देखें 20-21 साल पहले का, अगर 1999 में एचडीएफसी बैंक का शेयर के आप प्राइस देखेंगे गूगल पे तो वो अप्रोक्स 15 रुपए थी, और आज की प्राइस देखेंगे तो वो 1500 रुपए है। तो अगर शॉर्ट में बोलूं तो 1 लाख रुपए अगर आपने एचडीएफसी बैंक में लगाए होते 20-21 साल पहले तो वो करीब करीब 1 करोड़ रुपए हो जाते। उसके अलावा जो डिविडेंड मिलता है वो अलग है। अगर यही पैसा आपने एसबीआई में लगाया होता, एसबीआई की जो प्राइस थी 1999 में वो करीब अप्रोक्स थी 23-24 रुपए, जो आज की जो प्राइस है उसकी वो है 370 रुपीज। तो 1 लाख रुपए एसबीआई में आपने लगाए होते तो आपका जो कैपिटल ग्रो होता वो करीब करीब 15 लाख रुपए हो जाता। तो एसबीआई में केवल 15 गुना होते और एचडीएफसी बैंक में 100 गुना हो जाते आपके पैसे। तो 15 लाख और 1 करोड़ में आप 85 लाख रुपीस का डिफरेंस होता है जो आपको गेन होता। एचडीएफसी बैंक इतना ज्यादा पावरफुल शेयर है। अब दूसरी हम देखते हैं, कोई भी बैंक का अगर आपको देखना हो तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए, जो सबसे मेन पॉइंट है वो कासा रेशो होता है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का जो रेशो। अब इसको मैं मतलब आपको समझाने की कोशिश करूं तो 100 रुपए अगर बैंक को मिलते हैं, बैंक का काम होता है ब्याज पे पैसे लेना और ब्याज पे ही पैसे देना। अगर जो उसका रेट का डिफरेंस होता है वो इसका इनकम होती है। जैसे किसी भी कस्टमर्स ने एफडी कराता है, सेविंग अकाउंट में पैसे रखता है, करंट अकाउंट में पैसे रखता है, वही पैसा बैंक दूसरे कस्टमर्स को दे देता है लोन पे, तो उसका जो रेट का डिफरेंस 6% पे लेता है, 9% पे देता है, तो 3% का डिफरेंस ही बैंक का जो होता है वो प्रॉफिट होता है। इसके अलावा जो अदर इनकम होती है वो अलग है, चार्जेस वार्जेस होते हैं, लेकिन मेजर इनकम जो होती है, जो ऑपरेटिंग इनकम की मेजर इनकम होती है वो ये नेट इंटरेस्ट इनकम ही होती है। तो जो सबसे जरूरी होगा बैंक के लिए, किसी भी बैंक के लिए, कि कासा रेशो सबसे ज्यादा हो। अगर एचडीएफसी बैंक 100 रुपए उठाता है अपने लोगों से, अपने शेयर होल्डर से उठाता है, या फिर अपने किसी से कस्टमर से उठाता है, तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से 100 में से 43% जो पैसा होता है वो कम रेट पे उठा लेता है। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का जो परसेंटेज होता है, सेविंग अकाउंट में 3.5% ब्याज पे उठा लेता है, करंट अकाउंट पे तो ब्याज मिलता भी नहीं है। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से जो पैसे उठाता है उसको 9% पे जब देता है, 9%, 10%, किसी पर्सनल लोन पे 16%, तो आप जो उसका डिफरेंस होता है, जब उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जितने ज्यादा किसी भी बैंक का कासा रेशियो होगा उतना ही ज्यादा उसके चांसेस होंगे कि उसका प्रॉफिट कमाने की ज्यादा चांसेस होंगे, मतलब ज्यादा में नेट इंटरेस्ट मार्जिन उसका होगा तो ऑटोमेटिक ज्यादा प्रॉफिट आएगा। दूसरा CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर मैं किसी भी बैंक में पैसा लगा के छोड़ दूं कुछ सालों के लिए तो वो कितने टाइम में डबल हो जाता है, अगर आप शॉर्ट में देखें तो एचडीएफसी बैंक का अगर कासा रेशियो अगर आप देखेंगे 20-21 साल का तो वो आता है 24.5,
तो इसका मतलब हुआ अगर 72 को अपन डिवाइड कर देंगे 24.5 से, 0.5 हटा दीजिए, 24 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब है हर 3 साल में एचडीएफसी बैंक आपका पैसा डबल कर देता है। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो 3 साल में वो 2 लाख हो जाएंगे, उसके 3 साल में 6 लाख हो जाएंगे। ऐसे करते करते 21 साल बाद आपका पैसा 1.28 CR हो जाएगा, केवल 1 लाख रुपए, अगर आपने एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करे होते। वैसे ही CAGR SBI का जो है वो 13.5% ही है, तो उसमें जो डबल होने की जो रेट है वो काफी धीरे होगी। इसीलिए 1 लाख रुपए 15 लाख रुपए ही होते हैं SBI में। दूसरा है सेल्स। किसी भी अगर बिजनेस में सेल्स की रोड ग्रेज होती है, अगर आप कोई भी, जैसे आप मान लीजिए कि कोई डिपार्टमेंटल स्टोर खोल के बैठे हैं, आपने 1 साल में 10 लाख का सामान बेचा, उसके अगले साल में 15 का बेचा, उसके अगले साल में 20 का बेचा, तो आप इंक्रीजिंग ट्रेंड में आप सेल को ग्रो कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। वैसे ही बैंक में जो सेल होती है, मतलब लोन का जो देने का वो पावर होता है, मतलब लोन दिया जो बैंक में, वही बैंक की सेल होती है जिस कस्टमर को लोन दिया। तो अगर आप देखेंगे तो 80,000 करोड़ का लोन दिया था 2018 में, 98,000 करोड़ का दिया था 2019 में, और 2020 में दिया था 1,14,000 करोड़ का, 11,40,000 करोड़ का, सॉरी 9.8 लाख करोड़ का, और वो 8 लाख करोड़ का है। तो अगर ये ग्रोथ देखेंगे, सेल्स की ग्रोथ जो देखेंगे वो 23-24% से ग्रो हो रही है। वैसे ही जो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक का, तो वो भी 24% से ग्रो हो रहा है। तो अगर आप एक सिमिलैरिटी देखेंगे, शेयर की प्राइस और नेट प्रॉफिट दोनों ही 24% से ग्रो हो रहे हैं। अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को अपन CAGR से एवरेज कर देंगे तो 24% से दोनों चीजें ग्रो हो रही है। तो ये एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है वो महंगा भी नहीं है, नेट प्रॉफिट उसको जस्टिफाई भी कर रहा है। और सबसे मेन जरूरी है, अगर आप मान लीजिए अब आप बोलेंगे कि लोन तो कोई भी बैंक बांट देगा फटाफट से, सेल्स को देख के, पिछले साल की सेल्स देख के लोन दे दे किसी को भी, तो ऐसा नहीं होता। एचडीएफसी बैंक का अगर आप नेट एनपीए भी देख सकते हैं, नेट एनपीए केवल 0.5 है। तो 100 रुपए का लोन दिया तो 0.5% लोग ही ऐसे होते हैं जो 90 दिन में उसका रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं। वो भी पूरा नेट एनपीए ही है, वो डूबा नहीं है पैसा, बस 90 दिन में वो पैसा नहीं आया, उसका भी कुछ परसेंटेज ही मतलब डूबता है। तो एचडीएफसी बैंक का जो लोन जो किसी भी बैंक को देता है वो हार्डली ही डूबता है। अगर आप इसका शॉर्ट में वो देखें, इतने बड़े बैंक का, इतने बड़े जो मार्केट कैप से खेलता है और इतने ज्यादा लोगों को लोन देता है, फिर भी उसका पैसा जो भी वो कस्टमर को देखता है उसको अच्छी तरह स्क्रूटनाइज करके देता है। इसका मतलब हुआ ताकि उसका कोई भी पैसा अप्रोक्सीमेट डूबता ही नहीं है। तो अगर आप बैंक का कोई भी पैसा डूबेगा नहीं तो ऑटोमेटिकली वो बैंक अच्छा करेगा। दूसरा है कि एफआईआई की जो शेयर होल्डिंग है इसकी, वो हर साल धीरे धीरे वो बढ़ती ही जा रही है। तो कोई भी जो एफआईआई इन्वेस्टर्स होता है वो अच्छी तरह पूरा सब कुछ शेयर होल्डिंग जब ही इंक्रीज करता है, जब वो पूरा डाटा एनालिसिस करके अपने जो उनके फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं उससे इन्वेस्ट करता है। तो मैं अगर आपको एडवाइस करूं कि आपको कोई भी कभी भी बैंक लेना हो, बैंक का कोई शेयर लेना हो, तो मेरे हिसाब से आपको एचडीएफसी बैंक के अलावा कोई भी शेयर नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके कोई भी बैंक का शेयर है तो उसको बेच के भी आप एचडीएफसी बैंक ही लेना चाहिए। अगर आपके कोई भी पोर्टफोलियो में कोई भी बैंक है तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में एचडीएफसी से बैंक से ज्यादा रिटर्न मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं दे पाएगा वो। आप इसीलिए एचडीएफसी बैंक को ही प्रेफर कीजिए, क्योंकि वॉरेन बफे हमेशा बोलता है कि आपका जो पैसा लगा हुआ है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, हमेशा वो ग्रो कर देना चाहिए। तो जीरो नहीं होना चाहिए तो उससे मतलब है कि आप कभी भी जो पैसा लगाएं वो सबसे बड़े उसमें बड़े शेयर्स में लगाएं, बड़े जो ऐसी चीजों में लगाएं जिसकी मार्केट कैप बहुत ज्यादा हो, जिसका मार्केट में कैप्चराइजेशन बहुत ज्यादा हो और जिसके डूबने के चांसेस मिनिमल हो, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो हो। इसीलिए वो वॉरेन बफे हमेशा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है और बोलता भी है लोगों को कि नो अदर थिंग इन्वेस्टर शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड। वैसे ही अगर आपको कोई भी बैंक खरीदना है, मेरे हिसाब से एचडीएफसी से बैंक से बेटर कोई भी नहीं है। आपको बहुत जने बोलेंगे कि एसबीआई खरीद लीजिए, इंडस बैंक खरीद लीजिए, कोटक खरीद लीजिए, बट हो सकता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो 15-20% बढ़ भी जाए और एचडीएफसी बैंक फ्लैट रहे। लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अगर आपको पैसा ग्रो करना है, 5 लाख के 5 करोड़ रुपए करने हैं या 5 लाख के 50 लाख करने हैं, तो वो आप एचडीएफसी बैंक से ही कर पाएंगे। और आपको कोई भी डाउट हो वो थैंक यू उसको आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज बताने आया हूं जो कि अमेरिका से रिलेटेड है और आप इस न्यूज के बेसिस पे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं 2 से 3 ईयर्स में, 2 से 3 साल के बेसिस में। आप बहुत ही, अगर आपने मेरा 1 महीने पुराना वीडियो देखा होगा टाटा स्टील, हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील पे, मेटल सेक्टर पे,
तो मैंने आपको एडवाइस किया था कि आप टाटा स्टील का जो शेयर है वो 700 रुपए का था उस टाइम, वो परचेज कर सकते हैं। 2500, 2600, 3000 तक ये आराम से जा सकता है 3 साल के बेसिस में। वैसे मैं कभी भी कोई भी शेयर पर्टिकुलर बहुत ही अवॉइड करता हूं देना, लेकिन ये जो कमोडिटी का जो शेयर होता है, स्टील का जो शेयर होता है, वो 10 से 15 साल में एकदम फ्लैट रहता है जो कमोडिटी की प्राइसेज रहती है। और 10 से 15 साल के बाद एक टाइम आता है जब इसकी प्राइस अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज होती है। तो जैसे ही वो प्राइस का जो स्टील की प्राइस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, वैसे ही शेयर की प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर जाती है। तो इस तेजी से ऊपर जाने का जो मौका है वो 10 से 15 साल के बाद टाइम के बाद आता है। तो आप इस टाइम का बेनिफिट उठा सकते हैं। और आप अभी भी अगर आप आज की करंट मार्केट प्राइस जो टाटा स्टील की अगर देखेंगे तो 864 रुपीज है, 865-64 रुपीज है। तो अगर 700 से 864 तक अगर देखें तो 20-25% ही ऑलरेडी बढ़ चुका है एक महीने में। तो आप अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है, आप आराम से ऐसे इन्वेस्टर मेंटेलिटी से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 850-900 किसी भी प्राइस पे आप इसको लेके 2 से 3 अगर आप बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में इसको लेने की कोशिश करिए। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी ले भी नहीं पा रहे हैं तो बार बार इसको लेते जाइए। जैसे 1000 पे लीजिए, 1100 पे, 1200 पे नीचे आ जाए तो भी लीजिए। इस पूरे साल आप एक ही शेयर लेने की कोशिश कीजिए जो कि टाटा स्टील है, उसको बार बार क्वांटिटी में लेते जाइए जब तक ये 3000 के अप्रोक्स नहीं आता था। तो आप एक बहुत ही अच्छा वेल्थ कैपिटल गेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अप्रोक्स 3 लाख रुपीज, 3 to 4 लाख रुपीज इजीली आप इसमें बना सकते हैं 3 साल के पीरियड में। 3x 4x रिटर्न आप बना सकते हैं। और आप बेसिकली एक चीज ध्यान रखिए, अब मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये न्यूज क्या चीज है। तो अगर आप अमेरिका की न्यूज थोड़ी बहुत फॉलो करते हैं तो जो बाइडेन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने $2.3 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस किया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वहां के। अब वो उस अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो $2.3 ट्रिलियन को अगर आप बिलियन डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो $2300 बिलियन हो जाता है। अभी भी आपको समझ नहीं आएगा कि $23 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करने का मतलब होता क्या है। तो अगर शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करूं, अगर $1 का प्राइस 75 रुपीज है, 73-75 रुपीज है, तो अप्रोक्स 175 लाख रुपए जो 175 लाख रुपए अगर हो जाएंगे वित्ता इन्वेस्ट करना है। 175 लाख को अगर आप पेन से लिखने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेटर में तो इतने रुपए आएंगे भी नहीं, अगर आप पेन से लिखेंगे तो आपको 2-4-5 मिनट लग जाएंगे इसको लिखने में ही। तो वैसे इतने रुपए इन्वेस्ट करेगा अमेरिका की गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो स्टील की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है। तो इसी डिमांड का अपन को फायदा उठाना है। वैसे ही अलग अलग गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे जैसे स्पेंड करेगी बहुत तेजी से, अनएम्प्लॉयमेंट को अगर दूर करने का सबसे इजी तरीका होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करना। तो ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से सारे सेक्टर जो होते हैं, सीमेंट का सेक्टर हुआ, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हुआ, तो ऑटोमेटिकली लेबर एम्प्लॉयमेंट बहुत जल्दी ग्रोथ होने लग जाती है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करे। कोई भी डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो, अगर उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी हो तो सबसे इजी तरीका है इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट करे। तो वैसे ही अमेरिका की गवर्नमेंट कर रही है, तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं। टाटा स्टील का शेयर आप कभी भी किसी भी लेवल पे ले सकते हैं और उसको बहुत ही जल्दी वो ग्रो हो जाएगा। इसलिए मैं आपको वापस से बोल रहा हूं कि इस न्यूज का फायदा उठाइए, अभी भी लेट नहीं हुई है। अगर आपने 1 महीना पहले वीडियो नहीं भी देखा है तो उसको वापस से देख लीजिए, उसमें डिटेल में बताया गया है। ये वीडियो मैंने शॉर्ट में इसलिए बताया गया है बस कि टाटा स्टील, हिंडाल्को और जीएसडब्ल्यू स्टील तीनों में से आप कोई भी शेयर ले सकते हैं। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा मार्केट का लीडर रहता है, तो मैं टाटा स्टील को प्रेफर करता हूं। तो टाटा स्टील का शेयर आप अभी भी ले सकते हैं। आप इससे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।